चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं। हमारा एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और सिलेबस को थोड़ा फास्ट खींचने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल से। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल ये बेस्ड है रेडिएशन थियरी पर। बोर्स एटॉमिक मॉडल बेस्ड है किस पर? रेडिएशन थियरी पर और साथ साथ क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पर। बोर्स थियरी किस पर बेस्ड है बच्चों? रेडिएशन थियरी पर और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पर। इसका मतलब है इसका बहुत बड़ा पोर्शन हम लोग फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये बोर्स मॉडल जो है ये हमारा सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा किस पर? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब ये हुआ कि ऐसे स्पीसीज, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे वो आयंस हो, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 हुआ। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हीलियम प्लस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली लिथियम प्लस 2 आयंस, लिथियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है और फाइनली हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कहा गया है बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है ये किस पर वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर। हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कार्बन हो गया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अगर हम इसको C5 किसी भी तरह से बना दे तो यहां पर भी वैलिड हो जाता है। ठीक है, अब कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर कहा गया कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है ये बेस्ड है किस पर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किस पर होना चाहिए? पार्टिकल बेस्ड पर। हम आगे चल करके इस सिलेबस में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वेव नेचर और दूसरे को कहते हैं पार्टिकल नेचर। तो याद रखना, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में कि बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है किस पर? इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर, वेव नेचर पर नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस सिलेबस को पढ़ने में, बोर एटॉमिक पढ़ने में हम लोगों को कुछ फार्मूला वगैरह जो बार बार परेशान करेगा, तो हम लोग उस फार्मूला से अभी अवेयर हो जाते हैं। जैसे एक फार्मूला है क्या? कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स को हम लोग देखते हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। आइए कोलम्बिक फोर्स को हम लोग कितना लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पर K क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और Q1 Q2 दो चार्ज है और R जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इन सब का यूनिट हो सकता है कूलम में और रेडियस यहां पर सेंटीमीटर में रखा जाएगा। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया? जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लोग यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखेंगे mv स्क्वायर बाय r से, mv स्क्वायर बाय r से, जहां पर m हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन का मास, v हो जाएगा वेलोसिटी और r हो जाएगा उस ऑर्बिट का रेडियस। एक एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला देखेंगे जो किससे लिखा जाएगा? mvr से। तो अब तक हमने देखा कि बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बोर एटॉमिक मॉडल रेडिएशन थियरी पर बेस्ड है, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पर बेस्ड है। बोर एटॉमिक मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर भी बेस्ड है और साथ साथ ये वहां पर लगा सकते हैं जहां पर स्पीसीज के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ से हम लोग लिखे कूलम्ब फोर्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r और एंगुलर मोमेंटम mvr। अब हम लोग इस थ्योरी को जब पढ़ते हैं, बोर एटॉमिक थ्योरी को, मॉडल को, तो हमें कुछ पोस्टुलेट्स देखने को मिलते हैं। इस पोस्टुलेट्स को बेटा याद करके रखना है। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट इसको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि एटम हैज ए न्यूक्लियस। एटम के पास क्या है? एक न्यूक्लियस है और
उस न्यूक्लियस के अंदर में सारे प्रोटॉन्स क्या होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब है कि हम लोग एटम का स्फेरिकल कंसीडर करके चलेंगे और बीच में एक डेंस स्पेस होगा, इसी स्पेस को न्यूक्लियस कहा जाएगा और एटम के अंदर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसी न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। इस न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा और ये जो है वो एटम के कहां प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। सेकेंड पोस्टुलेट की बात करते हैं तो हमारे पास है स्टेटमेंट है सेकेंड पोस्टुलेट्स में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कि नेगेटिव चार्ज कहां पर रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं इस तरह से जैसे कि कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हो। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इस तरह से घूम रहे हैं जैसे कि कोई प्लैनेट किसी सन के अराउंड घूम रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो पाथ किस तरह का है, सर्कुलर है। द अट्रैक्शन फोर्स, यहां पर हम देखेंगे कि अट्रैक्शन फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन का या तो वो कूलम्बिक है या फिर इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमता है तो उस समय उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर है। और जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो कैसा होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे यहां पर देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, तो अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस पे क्या है, प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो हम कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगता है, बाहर की तरफ। तो अट्रैक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाता है, इक्वल। थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास है जिसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट in which angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए h by 2 pi का। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास है mvr। और mvr किसके इक्वल हो जाए, h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहां रहा h by 2 pi और इसका इंटीग्रल मल्टीपल m। तो फॉर्मूला क्या बना, mvr इक्वल टू nh by 2 pi। h by 2 pi को हम लोग लिखते हैं h क्रॉस या h बार। क्या पढ़ते हैं इसको, h क्रॉस या h बार। तो हमने यहां से h by 2 pi को लिख दिया, h बार और साथ में n है तो n लिख दिया। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे,
एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई इक्वल टू एच बार, जहां पर ये एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 इस तरह से, सारे वैल्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसी को हम लिखते हैं एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। और एच क्या है इस फॉर्मूला में? प्लैंक कांस्टेंट। और पाई भी क्या है? कांस्टेंट। स्टेटमेंट में कहा गया है कि एंगुलर मोमेंटम कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब एन का वैल्यू कोई इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। इस तरह से देख रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम हो सकता है h बाई 2 पाई, दैट मीन्स 1h बाई 2 पाई, 2h बाई 2 पाई, 3h बाई 2 पाई, 4h बाई 2 पाई, इस तरह से। कभी भी कोई वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो डेसिमल होगा, जैसे कि 1.5h बाई 2 पाई, 1.2h बाई 2 पाई, 2.5h बाई 2 पाई, इस तरह के कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन उस जगह पे घूम ही नहीं सकता है जहां पर ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम हो जाए कितना? फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा है फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट में कहा गया है कि द ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा स्टेशनरी ऑर्बिट, बिकॉज इन दिस ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कांस्टेंट। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस ऑर्बिट को हम लोग क्या नाम देंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट। और स्टेशनरी ऑर्बिट नाम इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर एक एनर्जी होगा और वो एनर्जी फिक्स होगा, वो बदलेगा नहीं। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वो एनर्जी कितना है और किस तरह से एनर्जी फिक्स्ड होता है। अभी हम ले आने पोस्टुलेट्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमा है उस ऑर्बिट का नाम क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट में कहा गया कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर स्टेशनरी ऑर्बिट के पास एक एनर्जी होगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। देयरफॉर these orbitals are also called as energy level। इस स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग क्या नाम दे देंगे? एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होगा। एंड आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 और K L M N O। इस तरह से हम उसके ऑर्बिट का नाम रखेंगे, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। और उसका नाम रखा जाएगा K L M N O एंड सो। और ये नाम कैसे रखा जाएगा? न्यूक्लियस के पास से आउटर की तरफ। जैसे यहां पर हम देख लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास ये फर्स्ट सेल, फिर बाहर की तरफ सेकेंड सेल, और बाहर की तरफ थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इस तरह से। और नाम रखा गया यहां पर क्या? K L M N। ऐसे को अगर नंबर में लिखते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से। ओके, सिक्स पोस्टुलेट्स भी हमारे पास है। इसमें कहा गया कि द इमिशन एंड और एब्जॉर्प्शन, इमिशन और एब्जॉर्प्शन, या तो एनर्जी इसमें एसोसिएट हो रहा होगा या फिर इससे एनर्जी बाहर आ गया होगा। अगर एनर्जी एसोसिएट हो रहा है तो हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे, एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है तो हम इसको इमिशन कहेंगे। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन, in the form of proton can only occur when electron jumps from
वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। ये एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस चेंज करे। जब इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस चेंज करता है, एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट के पास जाएगा, तो दो चीज हो सकता है, या तो एनर्जी एसोसिएट होगा या एनर्जी एमिट होगा। उस कंडीशन में हम चेंज इन एनर्जी को डिफाइन करेंगे, और चेंज हमेशा लिखा जाता है हायर माइनस लोअर। तो डेल्टा ई को लिखेंगे, डेल्टा ई मीन्स चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी ई हायर, मतलब एनर्जी हायर माइनस एनर्जी लोअर। हायर को हम लोग ऑर्बिट को n2 से डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और लोअर ऑर्बिट की सेल को हम n1 से लिखेंगे। तो यहां पर हो गया En2 मीन्स एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, और इसी को हम एनर्जी ऑफ क्वांटम के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि एनर्जी ऑफ क्वांटम निकाले, तो हम क्या निकालेंगे? एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। और कभी कभी फॉर्मूला में हम लोग को फ्रीक्वेंसी वगैरह भी निकालने को कह दिया जाता है, टाइम पीरियड भी निकालने को कह दिया जाता है, तो उस समय हम डेल्टा ई को रिलेट कर लेंगे एच न्यू से। डेल्टा ई को रिलेट कर लेंगे एच न्यू से, और एच हो जाएगा यहां पर प्लांक कांस्टेंट, और न्यू यहां पर हो गया फ्रीक्वेंसी। और एक रिलेशन भी हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम यहां से लैम्डा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा, तो एनर्जी क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा। इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी एब्सॉर्ब। यहां देखिए, इनर ऑर्बिट कौन है? के। आउटर ऑर्बिट कौन है? इसके बाहर वाले सारे जो न्यूक्लियस से दूर है। तो हम अपने इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कि के से लेकर के कहां चले गए? एन के पास। तो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की तरफ गया है, इस कंडीशन में एनर्जी क्या हो जाएगा? एब्सॉर्ब हो जाएगा। और ये इमिट हो जाएगा कब? जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे आउटर टू इनर ऑर्बिट। और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर की तरफ लाया जाएगा, तब एनर्जी का क्या हो जाएगा? इमिशन हो जाएगा। डेल्टा ई का वैल्यू क्या मिला हमको? ए हायर माइनस ए लोअर। इसी को हमने लिखा ई N2 माइनस ई N1। N2 क्या है? हायर ऑर्बिटल, और N1 क्या है? लोअर ऑर्बिटल। अब हमें इसमें N1 N2 का वैल्यू कैसे लिखना है? चाहे इमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, इमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, एनर्जी हमेशा मिलेगा हमको। ठीक है? या तो एनर्जी देना पड़ेगा या एनर्जी हमें मिलेगा। लेकिन N1 और N2 में N2 को हमेशा बड़ा रखना है। ठीक है? हमेशा N2 को क्या लेना है? बड़ा लेना है, नहीं तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। ये न्यूक्लियस हो गया, जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज से दिखा दिया। और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। न्यूक्लियस के पास वाले सेल को हमने लिया फर्स्ट सेल, और इसे जैसे ही हम लोग दूर बढ़े, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और फिफ्थ सेल। इसका हमने नाम भी रखा सेल के, एल, एम, एन और ओ। जब हम E2 माइनस E1 करेंगे तो एनर्जी हम लिखेंगे डेल्टा ई। तो E2 माइनस E1, उस वक्त हम रिप्रेजेंट किसको करेंगे? E1 से। E1 हमारे यहां पर है एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल। इसी तरह से अगर E2 निकालने को कहे एग्जाम में, तो हम कैसे लिखेंगे? एनर्जी ऑफ थर्ड सेल माइनस एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल। इसी तरह से अगर मान लीजिए कह दिया E4 निकालने को, तब कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऑफ फिफ्थ सेल माइनस एनर्जी ऑफ फोर्थ सेल। अब हम देखते हैं बोर्स मॉडल के कुछ एप्लीकेशन। बोर्स मॉडल के कुछ एप्लीकेशन जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमें रेडियस निकालने को कहा जाएगा,
हमें वेलोसिटी निकालने को कहा जाएगा, हमें एनर्जी निकालने को कहा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। रेडियस का वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, जहां पर n हो गया नंबर ऑफ सेल, h है हमारे पास प्लांक कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k भी कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, z हो गया हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी एटॉमिक नंबर, और E है इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इन सब का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, जितने भी कांस्टेंट्स है, यहां पर H कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, M, K और E, इन सब का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमको रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर -8 n स्क्वायर बाई जेड सेंटीमीटर, n स्क्वायर बाई जेड सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए 10 टू द पावर -8 है और यूनिट हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर। तब इस 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर को एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं। तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यहां पर n हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट और z हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और ध्यान दें कि बोर्स का मॉडल कहां पर लगाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर। ये हम लोग बोर्स मॉडल में ही पोस्टुलेट्स में पढ़े हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा है, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उस वक्त हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। यहां पर भी सारे कांस्टेंट का अगर वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, जहां पर फिर से जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और एन है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव कर रहा हो। बोर पोस्टुलेट्स के बाद हमने देखा बोर्स का एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में हमने रेडियस का फॉर्मूला देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा। उस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर कहा गया है रेडियस निकालने को, तो हमें रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और किसके लिए कहा गया, हाइड्रोजन के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या था, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एंड z क्या है, एटॉमिक नंबर। यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का कहा गया, तो इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन के लिए z कितना हो गया 1, और n का वैल्यू हम बदलते जाएंगे 1 2 3 4। r1 का वैल्यू निकाल लेंगे। r1 मींस रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 इंटू n के जगह पर पुट किया जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर 1 एंगस्ट्रॉम, हमें मिल जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको याद भी कर लेना है। इसको हम लोग a नॉट से भी लिख लेते हैं या r नॉट से। r2 का वैल्यू हो गया 0.529 इंटू जेड स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर बाय जेड। n का वैल्यू इस पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, जेड मेरे पास 1 है, वैल्यू कितना आ गया 2.116 एंगस्ट्रॉम। r3 हो जाएगा, इस वजह से n के जगह पर 3 रख देना है। जेड का वैल्यू अभी भी 1 है, वैल्यू कितना मिल जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। r4 क्या हो जाएगा, इसी तरह से 4 रख लेना है, 4 का स्क्वायर 1, वैल्यू मिल जाएगा 8.464 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द रेडियस रेशियो। इस बार क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन
एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। इस क्वेश्चन में कहा गया है रेडियस का रेशियो निकालना। अगेन हमें रेडियस का फॉर्मूला लगाना होगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहा है, इसका मीनिंग समझे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहा जाए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट के बाद में एक बाद में है, तो कितना हो गया? थर्ड। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 3। इसी तरह से लिखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू 2। एक आगे करके चलना। एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन आगे गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है? R3 by R2 रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन व्हेन प्रेजेंट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो रेडियस R3 by R2 हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। n का वैल्यू हमारे पास 3 है और हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 रखा गया और लिथियम प्लस 2 के लिए n का वैल्यू हमको 2 रखना है और z का वैल्यू 3 रखना है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 27/4। यही हमारे पास आंसर हो गया किसके लिए? R3 by R2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन विल टेक फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। एक इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जब वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सेकेंड ऑर्बिट में हीलियम प्लस आयन में। तो अगेन हम हीलियम प्लस आयन के लिए देखते हैं। तो ये ऑर्बिट रहा और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर कितने सेकेंड में लगा रहा है। तो हम इसको टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना हो गया? सर्कमफ्रेंस के इक्वल। और सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। अगेन हमें v का फॉर्मूला याद है, हम यहां पर पुट करेंगे। अब वैल्यू निकालते हैं। 2 पाई का वैल्यू 3.14 और r का वैल्यू कितना हो गया? 0.529। और कहां पे रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन? सेकेंड ऑर्बिट में। तो n का वैल्यू हो गया 2 का स्क्वायर 4 और z का वैल्यू रखना है हीलियम के लिए 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। और वेलोसिटी के लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास है 2.166, लेकिन हम यहां पर रख दिए हैं आंसर को सॉल्व करने के लिए 2.11188 इंटू 10⁻6 और 2/2। इसको कैंसिल करने के बाद हमको कितना मिल जाएगा? 3.05 इंटू 10⁻16 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में हो हाइड्रोजन एटम के लिए तो हमें क्या करना है? वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और साथ साथ ये भी कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा था। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 2.182 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ओके, तो थर्ड ऑर्बिट में पूछा गया है तो हम यहां लिख सकते हैं एन का वैल्यू 3 है और जेड का वैल्यू कितना है? 1। ओके, एन का वैल्यू यहां पर 3 पुट किया गया, जेड का वैल्यू 1 पुट किया गया, तो हमारे पास वेलोसिटी कितना आ गया? 7.27 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट में पूछा गया तो वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट का लिखा जाएगा और यहां पर सर्कमफ्रेंस थर्ड ऑर्बिट का लिया जाएगा। सर्कमफ्रेंस थर्ड ऑर्बिट का लिखने के लिए हम लिखेंगे 2 पाई r0 n स्क्वायर बाई जेड। ओके, यहां पे वेलोसिटी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा था और n के जगह पे हम लोग 3 रखे तो कितना हो गया? 9। r0 का वैल्यू हमको पता है, ये सारा यूनिट को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻⁻10 भी लगाया, जब कितना कैलकुलेट हो गया? 2.43 इंटू 10⁻14 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके, यहां पर हमें एक बात याद रखना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। ओके, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाता है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो तो हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब तक हम बोर के एप्लीकेशन से रेडियस को कैलकुलेट कर चुके हैं,
जब वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में था। वेलोसिटी को कैलकुलेट कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में। अब हमें इसी सीक्वेंस में एनर्जी को भी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या हो गया nth ऑर्बिट का -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 n स्क्वायर सॉरी z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल पर एटम। एनर्जी हमेशा पर एटम ही डिफाइन किया जाता है। इसके लिए हम एक नेक्स्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं जो ज्यादा यूज होगा, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -8। इसमें से हम अगर 2.18 इंटू 10 टू द पावर -8 निकाल लेते हैं तो लिखते हैं माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -10। इस एनर्जी फॉर्मूला में माइनस वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड है किसके तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। और साथ साथ n का जो वैल्यू यहां पर रखा जाएगा वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू को लिया जाएगा। और यहां पर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। मीनिंग कि एनर्जी का वैल्यू हमेशा -13.6 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही हमको देखने को मिलेगा। एनर्जी से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। जैसे अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो लिखेंगे kZe² बाय 2r। kZe² बाय 2r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, kZe² बाय 2r। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, -kZe² बाय r। -kZe² बाय r। यहां पर हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और r के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r का वैल्यू बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। r का वैल्यू इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहां पर एक माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और इस माइनस की वजह से इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरफ। तो r का वैल्यू अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। यहां रिलेशन दिख रहा है। अगर इस माइनस को हटा करके देखें तो पोटेंशियल एनर्जी r में क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए कहेंगे कि r का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन r का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा। टोटल एनर्जी की बात करें तो हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो हमको टोटल एनर्जी कितना मिल जाएगा, -kZe² बाय 2r। यहां पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी, टोटल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, माइनस साइन के साथ। तो ये इसको क्या कर देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम एक बार फिर से देख सकते हैं कि r का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि हम सेंटर से, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर होंगे एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी के साथ रिलेट करता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मालूम है तो हम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को माइनस इंटू टोटल एनर्जी। अगर हमें टोटल एनर्जी मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी भी पता चल जाएगा, उसी का नेगेटिव वैल्यू। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। अब हमें अगर दो ऑर्बिट की एनर्जी मालूम हो, दो ऑर्बिट की एनर्जी मालूम है तो दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डेल्टा E इक्वल टू एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। इसी को हम लिख सकते हैं -13.6 Z² इंटू 1/n1 n2 स्क्वायर -1/n2
N1 स्क्वायर। ओके, और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि N2 का वैल्यू हमेशा N1 से क्या रखना है, बड़ा रखना है। अब हम यहां पर देखते हैं कि न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस से जैसे ही हम दूर बढ़ेंगे ऑर्बिट क्या होगा, ऑर्बिट का नंबर बढ़ जाएगा 1 2 3 4 और इसका नाम। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी का वैल्यू रखें तो एनर्जी का वैल्यू हमारे पास क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट में ये सारे के सारे हाइड्रोजन के लिए लिखा गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में n1 का वैल्यू हो, n का वैल्यू हो गया 1 और z का वैल्यू हो गया 1। पुट करने पर हमको मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू अगर 2 पुट कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू 3 रखा जाए तो क्या मिलेगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू 4 लिया जाए तो क्या मिलेगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू अगर 5 लिया जाए तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से 6 रखने पर क्या मिलेगा, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी लिखा गया था कि रेडियस का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेडियस का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं दैट मींस सेंटर से हम लोग जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यहां देख रहे हैं N1 और N6 जैसे जैसे सेंटर से हम दूर हुए एनर्जी का वैल्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम डिफरेंस अगर निकाल सकते हैं यहां से तो क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1। अगर हम E2 माइनस E1 लिखते हैं तो इसी को कहते हैं चेंज इन एनर्जी। फर्स्ट टाइम्स कितना हो गया, यहां से -13.4 माइनस 13.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट निकाला जाए तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी फोर्थ सेल का माइनस एनर्जी थर्ड सेल का अगर निकाला जाए तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसमें देख रहे हैं तो जैसे जैसे नीचे की तरफ है एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज किया गया। तो हम कह सकते हैं E2 माइनस E1 सबसे बड़ा है, फिर कौन है, E3 माइनस E2, जिसको इस सीक्वेंस में ऐसे दिखाया गया, E2 माइनस E1 ग्रेटर देन E3 माइनस E2 ग्रेटर देन E4 माइनस E3 ग्रेटर देन एंड सो ऑन। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस पर ध्यान रखना है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसे क्या कहेंगे, एनर्जी एनर्जी। लेकिन ध्यान रहे कहां से निकालना है, ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए जब एटम कहां हो, आइसोलेटेड, तो वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। कहां से निकाला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से, दैट मींस N1 का वैल्यू क्या हो गया 1, और कहां निकाला जाएगा, दैट मींस इंफिनिटी तक। N2 का वैल्यू क्या रखा जाएगा, इंफिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी कहा जाएगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट किसको कहेंगे, जैसे N1 का वैल्यू तो हो गया 1, तो वो ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ग्राउंड स्टेट के बाद अगर इलेक्ट्रॉन कहीं हो तो एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा, जैसे 2 3 4 5 एटसेट्रा। तो N2 का वैल्यू क्या रखा जाएगा, सॉरी N1 का वैल्यू रखा जाएगा एक्साइटेड स्टेट, मतलब 1 को छोड़ करके हम कोई भी ले सकते हैं। और N2 का वैल्यू क्या रखा जाएगा, इंफिनिटी। तो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके कहां पहुंचा दिया जाए, इंफिनिटी तक। तो इसमें जो एनर्जी हमें लगेगा उसको क्या कहेंगे, सेपरेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को किस
क्या करने में, शिफ्ट करने में, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में। कहां से, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में। तो N1 का वैल्यू तो हो गया ग्राउंड स्टेट N1, और इसको किसी भी स्टेट में ले जाओ और जो एनर्जी का चेंज देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी। ध्यान रहे कि कोई भी एनर्जी, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे सेपरेशन एनर्जी हो, चाहे एक्साइटेशन एनर्जी हो, ये सब कैसा होगा, पॉजिटिव। एक क्वेश्चन है, इफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम का टोटल एनर्जी कितना दिखाया गया, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमें यह नहीं बताया गया कि किस स्टेट का, किस ऑर्बिट का एनर्जी है। ओके, तब हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, रेडियस, वेलोसिटी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का वैल्यू हमें दे रखा है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू रखे तो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया, प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगेन हमें गिवन है, वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया, ऑर्बिट निकालने को। तो ऑर्बिट निकालने के लिए हम एनर्जी का हेल्प ले सकते हैं। हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू 1 हो सकता है, ऑर्बिट हमें मालूम करना है। तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, जेड का वैल्यू 1 रखना है। ई का वैल्यू 1.51 रखते हैं, जेड का वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमें एन का वैल्यू कितना मिल गया, 3। इसका मतलब है कि थर्ड ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेडियस। रेडियस के लिए हम लोग R3 निकालते हैं, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। एन का वैल्यू 3 रखते हैं, जेड का वैल्यू 1 रखते हैं, हमें कितना मिल जाएगा, 4.76 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पर हम अगर जेड का वैल्यू 1 रख देते हैं और एन का वैल्यू 3 रख देते हैं क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में है, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0.729 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान आसान रहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड एनर्जी बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्साइटेशन के लिए जब वो ग्राउंड स्टेट से निकाला जाए, ग्राउंड स्टेट से निकाला जाए। क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। देन रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, और इस तरह से ये इंफिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट से निकाल के कहां रख देना है, इंफिनिटी पर। और ये वैल्यू हमें पता है कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में दे रखा है। ग्राउंड स्टेट से कहां ले आने के लिए, इंफिनिटी तक। तो हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट से रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, एन का वैल्यू 2। ग्राउंड स्टेट से सेकेंड पर लाने के लिए हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी रही होगी, तो जितना एनर्जी है उसी का नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि वही तो दे करके इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई, -13.6।
एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हो गया, सेकेंड ऑर्बिट के हाइड्रोजन के लिए हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं। E2 का वैल्यू कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालिए जब फर्स्ट से कहां जा रहा है, सेकेंड के पास। तो हम डिफरेंस अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो यही वैल्यू होगा। तो E2 माइनस E1 निकाल लेते हैं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 का वैल्यू हमको पता था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि माइनस किए हैं इसलिए एक दो बार माइनस आकर क्या हो गया, प्लस, हमें कितना वैल्यू मिल गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, तो जब किसी रेडिएशन को पास किया जाता है, जब किसी रेडिएशन को पास किया जाता है किससे, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है, हम उसको सिंपल कंसीडर कर सकते हैं किससे, प्रिज्म से। जब एक रेडिएशन को प्रिज्म से पास किया जाता है डिस्पर्सन के लिए, डिस्पर्सन क्या होता है, लाइट को डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देना। जब हम रेडिएशन को पास करते हैं किसी प्रिज्म से डिस्पर्सन के लिए तो एक पैटर्न मिलता है। इस पैटर्न को हम फोटोग्राफ के नाम से भी जान सकते हैं। कहां मिलता है, स्क्रीन पर। इस स्क्रीन को हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक प्रिज्म है, लाइट डाला और इसे डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया, वेवलेंथ डिस्पर्स हो गया, और कहां पर हुआ है, एक फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो जो ये लाइन सब मिल रहा है इसी को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। इस लाइन सब को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब हमें पढ़ना है एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए, तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। व्हेन इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन इज अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन एटॉमिक गैस, ध्यान रखना है हाइड्रोजन के एटॉमिक गैस। जैसे हम लोग अगर हाइड्रोजन को लिखते हैं तो H2 लिखेंगे, ये मॉलिक्यूलर है, क्या कहा गया है, एटॉमिक गैस। इसका मतलब है हाइड्रोजन को किस फॉर्मेट में ला देना, एटम के फॉर्मेट में। जब हाइड्रोजन के एटॉमिक फॉर्मेट में आएगा उस समय हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कराना है। तो एक ब्लू कलर की लाइट इमिट होती है, एक ब्लू कलर की लाइट इमिट होती है। इसी लाइट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज को देखना है कि इलेक्ट्रॉन N2 से N1 पर जाते समय हम लोगों को मिलेगा। तो N2 से हम N1 पर ले जाएंगे, तो N2 और N1 का वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, सीरीज ऑब्टेन होंगे। पहला है हमारे पास लाइमन सीरीज, इसको डिस्कवर किया था लाइमन ने और अल्ट्रावायलेट रीजन में देखा गया, अल्ट्रावायलेट रीजन में देखा गया। तो N2 का वैल्यू कितना था, 2, 3, 4, 5, और कहां पर ले जाना है इसको, ग्राउंड स्टेट तक। तो ग्राउंड स्टेट तक हम ले जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ लाइंस भी मिलेंगे। तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे लिखा जाएगा, N2 - 1। जैसे मान लो कि 4 से अगर ले गए हैं ग्राउंड स्टेट पर तो नंबर ऑफ लाइंस कितना आ जाएगा, 4 - 1 = 3 लाइंस हमको ऑब्जर्व होगा। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट पर ले लिया है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट पर लेकर गए हैं, तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन होगा। तो हमें N1 का वैल्यू अगर दिख रहा है ग्राउंड स्टेट पर तो वो लाइमन सीरीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बाल्मर सीरीज, इसको डिस्कवर किया बाल्मर ने विजिबल रीजन में। N2 का वैल्यू लिया जाएगा 3, 4, 5, और कहां पर लेकर के आ रहे हैं, 2 पर। अगर हमें क्वेश्चन में इस तरह से पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो कौन सा सीरीज अप्लाई किया जाए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट का मतलब हुआ N1 का वैल्यू 2। इसका मतलब है कि हमें बाल्मर सीरीज यूज करना चाहिए। और नंबर ऑफ लाइंस कितना मिलेगा, तो N2 - 2। N2 का वैल्यू फिर इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा कि आप कहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा रहे हैं। जैसे 5 से लेकर के जाना है 2 पर, तो 5 - 2 लिखा जाएगा। 3 स्पेक्ट्रल लाइन हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पास्चन, डिस्कवर्ड किए पास्चन ने इंफ्रारेड रीजन में। N2 का वैल्यू हो जाएगा 4, 5, 6 और N1 का वैल्यू हो जाएगा 3।
अगेन हमें नंबर ऑफ लाइंस कैसे देखने को मिलेगा, तो n2 माइनस 3। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रैकेट। इसको डिस्कवर किया ब्रैकेट ने इंफ्रारेड रीजन में। n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 6 7, n1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। मतलब हमें किसी भी स्टेट से जो 4 से आगे है इलेक्ट्रॉन को कहां पर लेकर के आना है 4 पर। तो हमें नंबर ऑफ लाइंस क्या मिलेगा n2 माइनस 4। इसी तरह से पी फंड भी है सीरीज जिसको डिस्कवर किया पी फंड ने इंफ्रारेड रीजन में। n2 का वैल्यू हो जाएगा 6 7 8, n1 का वैल्यू हो जाएगा 5 और नंबर ऑफ लाइंस निकाला जाएगा n2 माइनस 5। हम्फ्री डिस्कवर्ड किया हम्फ्री ने फार इंफ्रारेड रीजन में। n2 का वैल्यू हो जाएगा 7 8 9 और n1 का वैल्यू हो जाएगा 6 और नंबर ऑफ लाइंस देखा जाएगा n2 माइनस 6 से। तो हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन लाइमर और बाल्मर से देखने को मिलता है, पर अगेन हमें इन सबको भी याद रखना है। अब हम डिफरेंट सीरीज जो है उसको एक लाइन मीडियम से समझते हैं, लाइन पैटर्न के थ्रू। ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ n का वैल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n का वैल्यू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n का वैल्यू 3। इस तरह से 4 5 6 7 ये ऑर्बिट को दिखाया गया है। ओके, और ऑर्बिट में हम लोग डिफरेंट एनर्जी को भी जानते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितना है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं पीछे। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितना है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ का कितना है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिफ्थ का कितना है माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिक्स्थ का कितना है माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेवेंथ का माइनस 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हमें याद होने चाहिए। याद इसलिए क्योंकि एग्जाम में हमें इतना वक्त नहीं मिल पाएगा कि हम इसका वैल्यू पहले निकालें और उसके बाद प्रोसेस में आगे बढ़े, इसलिए हमने क्या करें इस वैल्यू को याद करके चलेंगे आसानी के लिए। अब इन सब का डिफरेंस भी हम लोग अगर याद करते हुए चले तो अच्छी बात है। E2 माइनस E1 करते हैं तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 माइनस E2 करते हैं तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस तरह से हमें डिफरेंस देखने को मिला। E2 माइनस E1, E2 माइनस E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, E5 माइनस E4, E6 माइनस E5, E7 माइनस E6, जिसका वैल्यू क्या लिखा हुआ है 0.10। नेक्स्ट हमने देखा कि K से L से L सेल के बीच में एनर्जी का गैप कितना है, यहां से K से L के बीच में तो 10.2। अगर पूछा जाता नहीं K से M के बीच में बताइए तब कितना 12.9। K से N के बीच में कितना तो 12.75। K से O के बीच में कितना 13.6। ये एनर्जी गैप। अब हम लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज इन सबको पीछे अभी देखा था कि n का वैल्यू अगर कोई भी हो, n2 का वैल्यू अगर ग्राउंड स्टेट पर लाते हैं तो हमको क्या मिलेगा लाइमन सीरीज। तो हम कहीं से भी किसी भी ऑर्बिट से एक लाइन ड्रॉ कर दिए और ग्राउंड स्टेट तक ला दिए तो हमको क्या मिलेगा लाइमन सीरीज। मतलब n2 का वैल्यू 7 6 5, 2 के ऊपर कुछ भी और n1 का वैल्यू कितना 1 अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगा। इसी तरह से बाल्मर सीरीज भी हमको मिलेगा जब n1 का वैल्यू 2 हो और n2 का वैल्यू 7 6 5। इस तरह से जब हम लोग पास्टन वैल्यू की बात करें पास्टन सीरीज की तो n1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और n2 का वैल्यू हो जाएगा 4 5 6। इस तरह से ब्रैकेट की बात करें तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 5 6 7। इस तरह से पी फंड में
N1 का वैल्यू 5 और N2 का वैल्यू 6, 7 इस तरह से। और लास्ट हम फ्री, अगर हम N1 की बात करें तो 6 और N2 की बात करें तो 7, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा जाए कि n का वैल्यू 5 है, इसको लेकर के चलना है n का वैल्यू 3 पर। n 5 से कहां लेके चलना है? n 3 पर। तो ये वैल्यू जो हमारा n2 कहलाएगा और ये वैल्यू n1 कहलाएगा। ओके, तो हम देख रहे हैं 5 से कहां पर लाना है? 3 पर। 3 पर जो ला रहे हैं तो हमको कौन सा सीरीज मिलेगा? पार्शियल सीरीज। अगर मान लीजिए कहा जाता है कि n का वैल्यू 6 है, इससे ले जाना है ग्राउंड स्टेट, n से कहां पर? ग्राउंड स्टेट। तो ये वैल्यू हो गया n2 का और ये वैल्यू हो गया n1 का। n1 कहां है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट दैट मींस लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज देखने को मिलेगा? लाइमन सीरीज। अगर कहा जाए कि n का वैल्यू 7 है और इसको ले जाना है n का वैल्यू 2 पर, n2 पर, तो हमको देखने को मिला कि ये हो गया n2 का वैल्यू और ये क्या है? n1 का वैल्यू। सेकेंड ऑर्बिट में हमको लाना है, दैट मींस बाल्मर सीरीज। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कहा जाता कि नहीं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लाओ, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लाने का मतलब ही है n का वैल्यू 2, दैट मींस अगेन बाल्मर से। कहा जाता फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट में लाओ, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? n1 का वैल्यू 5। अगर n1 का वैल्यू 5 ले लिया जाए तो कौन सा सीरीज मिलेगा? प्रीफर्ड सीरीज। इस तरह से कुछ सिमिलर वर्ड्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। अगर हमें फर्स्ट लाइन कहा जाए या स्टार्टिंग लाइन कहा जाए या इनिशियल लाइन कहा जाए, फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन, तब हमें कैलकुलेट करना होगा लैम्डा मैक्स या फिर म्यू मिनिमम, वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू या फिर फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू हमें क्या देगा? फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन या फिर इनिशियल लाइन। इसी तरह से अगर लास्ट लाइन की बात करें या लिमिटिंग लाइन की बात करें या फिर मार्जिनल लाइन की बात करें, तो उस वक्त हमें कैलकुलेट करना होगा लैम्डा मिनिमम की वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम की वैल्यू। अगर लैम्डा मैक्सिमम की बात कर रहा है तो फर्स्ट लाइन और लैम्डा मिनिमम की बात कर रहा है तो लास्ट लाइन। ओके, इसी तरह से यहां पर हम लोग देखते हैं कि C इक्वल टू होता है म्यू इंटू लैम्डा, तो जहां लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा वहां म्यू का वैल्यू घट जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब हमें डिफरेंट सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो जाएगा? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n2 का वैल्यू हो गया कि आप कहां से इलेक्ट्रॉन को ला रहे हो, और n1 का वैल्यू है कि कहां पर ला रहे हो। ठीक है, हमेशा n2 का वैल्यू n1 से बड़ा लेना है। n2 का वैल्यू क्या लेना है? n1 से बड़ा लेना है। अगर n1 का वैल्यू ग्राउंड स्टेट हो जाए, n1 का वैल्यू ग्राउंड स्टेट हो जाए, तो हम यहां पर n1 का वैल्यू 1 कर देंगे, यहां भी 1 कर देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा n2 माइनस 1, n2 माइनस 1, ये 1 रखे दोनों कैंसिल, n2 बाई 2। सिंपल n को हम n2 को लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1 बाई 2। यहां पर जैसे कहा जाए कि 5 से ग्राउंड पर लाओ, तो n का वैल्यू हो जाएगा 5, ग्राउंड पर ला रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। ओके, जैसे कहा जाए कि 6 से ग्राउंड पर लाओ, तो हम लोग यहां पर n का वैल्यू क्या करेंगे? 6 रख देंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विच फॉल इन पर्टिकुलर सीरीज, कि कितने स्पेक्ट्रल लाइन फॉल हुए, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं n2 माइनस n1, जहां पर n2 हमेशा हायर एनर्जी लेवल को देखा जाएगा और n1 का वैल्यू रखा जाएगा फिक्स लोअर एनर्जी लेवल ऑफ ईच सीरीज। ईच सीरीज का फिक्स लोअर एनर्जी, जैसे हम बाल्मर की बात करें तो n1 का वैल्यू कितना रखा जाएगा? कहा है फिक्स लोअर एनर्जी लेवल ऑफ ईच सीरीज। बाल्मर में हम n1 का वैल्यू 2 कर देंगे। इस तरह से अगर लाइमन होता तो n1 का वैल्यू 1 ले आता, अगर पास्टन होता तो n1 का वैल्यू क्या करते? 3 लेते। ओके, इस फॉर्मूला से हम लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी निकाल सकते हैं।